Hello everyone. In this video, we will try to understand section 9 of the Sale of Goods Act 1930. हिंदी ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है. हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी समझने का बस प्रयास करना है. As simple as that. What says in हिंदी section 9 कीमत अभिनिश्चित करना, यानी कि सब सेक्शन 1 इसका कहता है विक्रय की संविदा में कीमत उस संविदा द्वारा नियत की जा सकेगी या तद द्वारा करारित रीति नियत किए जाने के लिए छोड़ी जा सकेगी या पक्षकारों के बीच की व्यवहारचर्या द्वारा अवधारित की जा सकेगी. लेट्स ट्राई टू रीड इट वन मोर टाइम. सेक्शन 9 इन हिंदी टॉक्स अबाउट कीमत अभिनिश्चित करना. सब सेक्शन 1 टॉक्स अबाउट विक्रय की संविदा में की कीमत उस संविदा द्वारा नियत की जा सकेगी या तत् द्वारा करारित रीति नियत किए जाने के लिए छोड़ी जा सकेगी या पक्षकारों के बीच की व्यवहारचर्या द्वारा अवधारित की जा सकेगी. इसको इंग्लिश में अगर पढ़े तो हेडिंग विल बी लाइक वेट द हेडिंग विल बी ascertainment of price, in which subsection 1 talks about the price in a contract of sale may be fixed by the contract or may be left to be fixed in manner thereby agreed or may be determined by the course of dealing between the parties. यानी कि सबसेक्शन 1 इसका कहता है कि प्राइस चाहे तो आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जब हो उस दौरान भी आप प्राइस फिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है. आप चाहे तो प्राइस को बाद में भी सुनिश्चित कर सकते हैं. तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट के दौरान ही आपको प्राइस तय करना है. आप बाद में भी चाहे तो कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं. मेरे फ़ोन का टेम्पर टूट गया है, द अपर कवर ऑफ द माई फ़ोन. तो मैं दुकान पे जाता हूँ. अब ये लोकल प्रोडक्ट होते हैं, तो दुकान वाला कहता है कि ठीक है, मैं 2 दिन बाद मंगवा दूंगा. तो मैं पूछता हूँ भैया इसका प्राइस क्या होगा. तो कहता है कि भैया अलग अलग प्राइस के आते हैं, वो बंडल में ही आएगा, तो उसमें जो न्यू रेट है, नया रेट जो है वो आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा. अभी मुझे आइडिया नहीं है. तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया कि वो मुझे टेम्पर सेल करेगा और मेरा उस एक्सेप्टेंस भी उस पर हो गया, लेकिन हमने प्राइस पे कुछ हम कर नहीं पाए क्योंकि हमें आइडिया नहीं था. तो आप जब 2 दिन का वेट करेंगे, वो जो प्रोडक्ट है वो आएगा, उसका प्राइस हमें पता चलेगा, तब जाके मैं उसको कंफर्म करूँगा. तो ये वही कह रहा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के दौरान भी आप उसका प्राइस जो है पर्टिकुलर स्पेसिफिक गुड्स का डिसाइड कर सकते हैं. अदरवाइज़ आप उसको छोड़ सकते हैं और ये फ्यूचर में डिसाइड हो ऐसा कुछ अज्यूम कर सकते हैं. ठीक है, दोनों तरफ से. नाउ सबसेक्शन 2 सेज इन हिंदी जहाँ की कीमत पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार अवधारित नहीं की गई है, वहाँ क्रेता को युक्त कीमत देगा. युक्त कीमत क्या है? यह तथ्य का प्रश्न है जो हर विशिष्ट मामले की परिस्थितियों पर अवलंबित है. इन इंग्लिश, where the price is not determined in accordance with the foregoing provision, जहाँ पर प्राइस जो है किसी पर्टिकुलर गुड का वो डिसाइड नहीं है. ठीक है, अगर बात करें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की, वहाँ पर तो ऐसे में द बायर शैल पे द सेलर अ रीजनेबल प्राइस. तो वहाँ पर बायर जो है वो सेलर को एक रीजनेबल प्राइस देगा. अब फॉर एग्जांपल टेम्पर की बात करें तो टेम्पर आएगा, तो लेकिन टेम्पर की वैल्यूएशन कितनी होनी चाहिए? 100 से 400 के बीच में, 100 से ज़्यादा 1200 के बीच में. लेकिन अगर टेम्पर का कोई प्राइस बोलता है लोकल शॉप पे 30,000, मेरा फ़ोन है 20,000 का और टेम्पर में लगवाऊँ 30,000 का, तो सेंस नहीं बनाता है. तो जहाँ पर प्राइस नहीं पता है वहाँ पर प्राइस जो है वो रीज़नेबल होना चाहिए. वेयर द प्राइस इज़ नॉट डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द फॉरगोइंग प्रोविज़न, कि जहाँ पर प्राइस जो है वो फ्यूचर में डिसाइड होने वाला था और उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल उस दौरान नहीं हुआ, तो वो जो प्राइस है वो बायर और बायर जो है सेलर को पे करेगा एक रीज़नेबल प्राइस. ठीक है, व्हाट इज़ रीज़नेबल प्राइस? ये जो सवाल है कि रीज़नेबल, बायर को रीज़नेबल प्राइस पे करना है सेलर को, लेकिन वो रीज़नेबल प्राइस क्या होगा, ये है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, जो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच पर्टिकुलर केसेस. तो वो केसेस के, हर केस के अलग अलग सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा. अब केसेस के सर्कमस्टांसेस कैसे हो सकते हैं? मान लीजिए टेम्पर मैं लेता हूँ दुबई से,
तो दुबई में कंपैरेटिवली टेम्पर महंगे आते हैं, मान लिया जाए वहाँ पे टेम्पर 4000 के आते हैं, तो वहाँ पे सेंस बनाता है। वहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करके जाऊँ कि 200 रुपये का पे करके लूँ, तो नहीं, वो रीज़नेबल प्राइस नहीं होगा। अब आ जाते हैं चांदनी चौक में, तो चांदनी चौक में मुझे 50 रुपये का भी मिल सकता है, तो वहाँ पे वो रीज़नेबल प्राइस है। तो वहाँ पे कोई 10,000 मांगे तो वो सेंस नहीं बनाएगा। तो केस के सिचुएशन के अकॉर्डिंग, फैक्ट्स के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग प्राइस जो है वो डिटरमाइन किया जा सकता है। और रीज़नेबल प्राइस क्या होगा, ये वही क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। तो असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस की प्राइस कैसे तय किया जाएगा, इन हिंदी कीमत अभिनिश्चित कैसे किया जाएगा, तो वो सबसे पहला सबसेक्शन ये कहता है कि प्राइस देखिए, डायरेक्ट अगर आपको प्राइस पता है तो बता दीजिए और डीलिंग उसी टाइम कर लीजिए, लेकिन ऐसा कुछ फिक्स भी नहीं है, अगर आप चाहें तो फ्यूचर में भी कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सबसेक्शन 2 कहता है कि जहाँ पर प्रोडक्ट का प्राइस श्योर नहीं है, मेंशन नहीं है, वहाँ पर बायर एक रीजनेबल प्राइस देगा फॉर दैट स्पेसिफिक गुड। दिस इज़ व्हाट सबसेक्शन 2 इज सेइंग। और रीजनेबल प्राइस क्या है वो डिपेंड करेगा सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच पर्टिकुलर केसेस। दिस वाज सेक्शन 9। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सेक्शन 10, दैट विच होज हेडिंग इज मूल्यांकन पर विक्रय करने का करार। मूल्यांकन पर विक्रय करने का करार। सबसेक्शन 1 कहता है जहाँ की इस निबंधन पर माल का विक्रय करने का करार है कि कीमत किसी पर व्यक्ति के मूल्यांकन द्वारा नियत की जाती है, और ऐसा पर व्यक्ति मूल्यांकन नहीं कर सकता या नहीं करता, वहाँ वह करार तद द्वारा शून्य हो जाता है। परंतु यदि वह माल या उसका कोई भाग क्रेता को परिदत्त कर दिया गया हो और उसके द्वारा विनियोजित कर लिया गया हो, तो वह उसके लिए युक्त कीमत देगा। इसको फिर से रीड करते हैं। सेक्शन 10 कहता है मूल्यांकन पर विक्रय करने का करार, जिसमें सबसेक्शन 1 कहता है जहाँ की इस निबंधन पर माल का विक्रय करने का करार है कि कीमत किसी पर व्यक्ति के मूल्यांकन द्वारा नियत की जाती है, और ऐसा पर व्यक्ति मूल्यांकन नहीं कर सकता या नहीं करता, वहाँ वह करार तद द्वारा शून्य हो जाता है। परंतु यदि वह माल या उसका कोई भाग क्रेता को परिदत्त कर दिया गया हो और उसके द्वारा विनियोजित कर लिया गया हो, तो वह उसके लिए युक्त कीमत देगा। In English, it's titled as Section 10 Agreement to Sell at Valuation, in which subsection 1 is saying where there is an agreement to sell goods on the terms that the price is to be fixed by the valuation of a third party। एक एग्रीमेंट टू सेल हुआ किसी पर्टिकुलर गुड को लेके, जहाँ पर ये टर्म रखा गया कि प्राइस जो है किसी गुड का वो एक थर्ड पार्टी के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। एक प्रोडक्ट जो है उसकी वैल्यूएशन जो है वो डिसाइड की जाएगी एक थर्ड पार्टी के द्वारा, एंड सच थर्ड पार्टी कैन नॉट और डज नॉट मेक सच वैल्यूएशन। और वो जो थर्ड पार्टी है जिस पे डिपेंडेंट होंगे कॉन्ट्रैक्ट करने वाले, कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले, वो जिस थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट होंगे, अगर वो वैल्यूएशन नहीं बताता है, द एग्रीमेंट इज़ देयर बाई अवॉइडेड। तो एग्रीमेंट जो है अवॉइड कर दिया जाएगा, एग्रीमेंट की वैल्यू कुछ नहीं होगी, एग्रीमेंट शून्य मान लिया जाएगा। यानी कि एग्रीमेंट टू सेल इस बेसिस पे हुआ था कि एक थर्ड पार्टी आएगा और वो वैल्यूएशन बताएगा और वही वैल्यूएशन पे किया जाएगा, लेकिन थर्ड पार्टी उसकी वैल्यूएशन नहीं बता पाता है या नहीं बताता है, तो ऐसे केस में वो जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट टू सेल हुआ था वो फिर वॉइड हो जाएगा, वो एग्जीक्यूट नहीं करवाया जा सकेगा। दिस इज़ व्हाट सबसेक्शन 1 इज सेइंग। इसका प्रोवाइजो क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट इफ़ द गुड्स और एनी पार्ट देयर ऑफ हैव बीन डिलीवर्ड, अगर कोई गुड है वो डिलीवर कर दिया गया है या उस गुड्स का कोई पार्ट जो है, कोई हिस्सा जो है वो डिलीवर कर दिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट शुड आई टेक, मान लीजिए हम एक पीसी असेंबल कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं दुकान शॉप पे जाता हूँ और शॉप पे जाने के बाद वो जो सेकंड हैंड पीसी है, तो दुकान वाला कहता है कि देखिए भैया, जिसने मुझे ये पीसी दिया है वही इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बता पाएगा, मुझे नहीं पता है। तो उससे पूछ के मैं आपको बताता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि चलो ठीक है वही बता देगा, कोई बात नहीं। और एक काम कीजिए,
आप ये सीपीयू ले जाइए, मॉनिटर वो के रास्ते में फँस गया है तो मॉनिटर वो बाद में देगा, माउस वो बाद में देगा, सीपीयू और कीबोर्ड आप ले जाइए। तो ये क्या हो गया, ये पार्ट हो गया, ठीक है। तो मैं कुछ गुड्स का कुछ पार्ट लेके आ गया हूँ अपने घर पे, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है कि अगर गुड जो है उसका कोई पार्ट, या तो गुड या तो पूरा कंप्यूटर या फिर उसका कोई पार्ट अगर डिलीवर हो गया है एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द बायर, ही शैल पे अ रीजनेबल प्राइस देयर ऑफ, प्रोवाइडेड दैट if the goods or any part thereof have been delivered to and appropriated by the buyer, he shall pay a reasonable price therefore। तो वहाँ पर जो है वो एक रीज़नेबल प्राइस जो है उस प्रोडक्ट के लिए, उस गुड्स के लिए दे देगा। रीज़नेबल प्राइस क्या होगा, वो भी मैटर ऑफ फैक्ट होगा, ठीक है। दिस इज़ वॉट इट्स प्रोवाइजो इज सेइंग। फिर से इसको रिवाइज करके समझते हैं। सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर कोई गुड है और वो गुड सेल आउट होने वाला है, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट टू सेल हुआ है किसी पर्टिकुलर गुड को लेके, लेकिन टर्म एंड कंडीशन ये रखी गई थी कि कोई थर्ड पार्टी वैल्यूएशन बताएगा, प्राइस बताएगा, डिसाइड करेगा उस प्रोडक्ट का, और वो थर्ड पार्टी नहीं डिसाइड कर पाता है, तो ऐसे में वो एग्रीमेंट की वैल्यूएशन तो ज़ीरो हो जाती है। लेकिन अगर कोई पार्ट को या फिर वो गुड या फिर कोई पार्ट उसका डिलीवर हो गया है, तो ऐसे में बायर एक रीज़नेबल प्राइस वहाँ पर सेलर को देगा। यहाँ पर ये चीज़ तो मेंशन नहीं है कि रीज़नेबल प्राइस क्या होगा, वो मैटर ऑफ फैक्ट होगा, लेकिन ये हम सेक्शन 9 से अज्यूम करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, बाकी इसमें क्लियर मेंशन नहीं है। नाउ व्हाट सबसेक्शन 2 इज सेइंग इन हिंदी, इट्स सेइंग जहाँ की कीमत पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार अवधारित नहीं की गई है, वहाँ क्रेता को युक्तियुक्त कीमत देगा। युक्तियुक्त कीमत क्या है, ये तथ्य का प्रश्न है जो हर विशिष्ट मामले की परिस्थितियों पर अवलंबित है। और जो पॉइंट हम खोज रहे थे, जो पॉइंट हम सेक्शन 9 से ले रहे थे, वही पॉइंट यहाँ पर हमें अगले ही सबसेक्शन 2 में देखने को मिल जाता है। इट इज सेइंग वेयर सच थर्ड पार्टी इज प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग द वैल्यूएशन बाय द फॉल्ट ऑफ द सेलर और बायर, कि जहाँ पर थर्ड पार्टी जो है वो किसी कारणवश, सेलर या बायर के किसी कारणवश वैल्यूएशन नहीं लगा पाता है, तो ऐसे में द पार्टी नॉट इन फॉल्ट में मेंटेन अ सूट फॉर डैमेजेस अगेंस्ट, वेट, लगता है मैंने 9th का पॉइंट पढ़ लिया है हिंदी में। हिंदी में 10th का पॉइंट क्या है, जहाँ की विक्रेता या क्रेता के कसूर से ऐसा जहाँ की यहाँ पे ये एक बार देखिए, वेट, एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन, सेटलमेंट ऑफ प्राइस, यहाँ पर देखिए सेक्शन 10 का सबसेक्शन 2, जहाँ की विक्रेता या क्रेता के कसूर से ऐसा पर व्यक्ति मूल्यांकन करने से निवारित हो जाता है, वहाँ जिस पक्षकार का कसूर नहीं है वह उस पक्ष के विरुद्ध जिसका कसूर है नुकसानी के लिए वाद ला सकेगा। इट इज सेइंग, सबसेक्शन 2 इज सेइंग कि जो थर्ड पार्टी है वो वैल्यूएशन लगाने में जिस पार्टी के वजह से असफल हुई, दूसरी पार्टी जो है उस पार्टी पे जिसकी वजह से, जिसका फॉल्ट था, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी वैल्यूएशन नहीं लगा पाई, उस पर सूट फाइल कर सकती है फॉर द डैमेजेस अगेंस्ट दैट पार्टी इन एज डिफॉल्ट, एज इन फॉल्ट, द पार्टी हु इज़ इन फॉल्ट, ठीक है। तो फिर से इसको समझेंगे कि कोई थर्ड पार्टी है वो वैल्यूएशन नहीं लगा पाती है समहाउ किसी प्रोडक्ट का, तो जिसका फॉल्ट है, जिसकी वजह से नहीं लगा पाती है, चाहे वो सेलर हो या बायर हो, तो दूसरी पार्टी जो है जिसका फॉल्ट नहीं होता है, वो जिस पार्टी का फॉल्ट होता है उस पर सूट फाइल कर सकती है, और सूट फाइल करने के बाद डैमेजेस उससे क्लेम कर सकती है। दिस इज़ व्हाट सबसेक्शन 2 इज सेइंग। सो अगर बात करें सेक्शन 10 की, तो सेक्शन 10 बात करता है एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन। तो इसमें एग्रीमेंट हो जाता है सेल का वैल्यूएशन के बेस पे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट कहता है कि थर्ड पार्टी डिटरमाइन करेगा प्रोडक्ट का प्राइस, और अगर नहीं कर पाता है तो एग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। उसी के अलावा जहाँ पर प्रोवाइजो इसका कहता है कि जहाँ पर गुड्स जो है वो डिलीवर कर दिया गया है तो बायर उसका रीज़नेबल प्राइस देगा। वहीं पर सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर वैल्यूएशन लगाने में थर्ड पार्टी असफल हो गई और जिसका भी फॉल्ट पाया गया, तो दूसरा पार्टी जो है
जिसको लगता है कि सामने वाले पार्टी का फॉल्ट था, वो सूट फाइल कर सकता है फॉर द डैमेजेस, फॉर क्लेमिंग द डैमेजेस। दिस इज़ व्हाट सबसेक्शन 2 इज़ टॉकिंग अबाउट। इसको हिंदी और इंग्लिश में एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। सेक्शन 10 मूल्यांकन पर विक्रय करने का करार, जिसमें सबसेक्शन 1 कहता है जहाँ की इस निबंधन पर माल का विक्रय कराने का करार है कि कीमत किसी पर व्यक्ति के मूल्यांकन द्वारा नियत की जाती है और ऐसा पर व्यक्ति मूल्यांकन नहीं कर सकता या नहीं करता, वहाँ वह करार तद द्वारा शून्य हो जाता है। परंतु यदि वह माल या उसका कोई भाग क्रेता को परिदत्त कर दिया गया हो और उसके द्वारा विनियोजित कर लिया गया हो, तो वह उसके लिए युक्तियुक्त कीमत देगा। परंतु यदि वह माल ये पढ़ लिया ना? परंतु यदि वह माल या उसका कोई भाग क्रेता को परिदत्त कर दिया गया हो और उसके द्वारा विनियोजित कर लिया गया हो, तो वह उसके लिए युक्तियुक्त कीमत देगा। सबसेक्शन 2 इज सेइंग जहाँ की विक्रेता या क्रेता के कसूर से ऐसा पर व्यक्ति मूल्यांकन करने से निवारित हो जाता है, वहाँ जिस पक्षकार का कसूर नहीं है, वह उस पक्ष के विरुद्ध जिसका कसूर है नुकसानी के लिए वाद ला सकेगा। In English, it is like section 10 talks about agreement to sell at valuation, in which subsection 1 is talking about where there is an agreement to sell goods on the terms that the price is to be fixed at the valuation of a third party, and such third party cannot or does not make such valuation, the agreement is thereby avoided, provided that if the goods or any part thereof have been delivered to and appropriated by the buyer, he shall pay a reasonable price therefor. Subsection 2 talks about where such third party is prevented from making the valuation by the fault of the seller or buyer, the party not in fault may maintain a suit for damages against the party in fault. This was section 10 of the Sale of Goods Act 1930. This should be sufficient. We will continue from section 11 in our next video. Up till then, have a good time. Bye bye.